जेईई मेंस 2026 का फर्स्ट अटेम्प्ट अब खत्म हो चुका है और ऑनेस्टली बहुत लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड रहा। जैसा कि मैंने बोला था कि पेपर मॉडरेट टू टफर साइड आएगा, समझ में आ गया होगा, थोड़े से काम नहीं बनेगा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और अगर आपको लग रहा है कि शायद आप और बेटर कर सकते थे, तो भाई मैं तुम्हें बताऊं, आज की ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है, तुम्हारा परसेंटाइल चेंज कर सकती है। क्योंकि भाई अब तुम्हें क्लियर हो चुका होगा कि जेई अब ऐसे कैजुअली क्रैक नहीं हो सकता, प्रॉपर प्लानिंग, डिसिप्लिन और स्मार्ट वर्क चाहिए। पर मेरे भाई अब आपके पास सिर्फ जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट ही नहीं, आपके पास बोर्ड्स भी है, आपके पास जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट भी है और उसके कुछ दिनों बाद आपके पास जेई एडवांस्ड भी है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन तीनों चीजों को आप लोग कैसे मैनेज कर सकते हो विदाउट पैनिक। तो भाई सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बोर्ड्स हम लोग का कुछ 20 दिनों में आने वाला है। 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक आपका जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट रहने वाला है, तो उसके लिए 60 डेज के आसपास आपके पास है। अगर हम लोग जेई एडवांस की बात करें तो 3.5 महीने के आसपास या 105 दिन आपके पास है जेई एडवांस्ड के लिए। टाइम कम लग रहा होगा और है भी, पर इस टाइम पर भी आप अच्छे से मेहनत करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और आईआईटी रुड़की जैसे कॉलेज में भी आ सकते हो। मेरे काफी सारे जूनियर्स हैं जो मुझसे मिले हैं, उन्होंने मुझे अपनी स्ट्रेटजी बताई है और आज मैं वही स्ट्रेटजी आपके सामने लेके आया हूं। लेकिन भाई उससे पहले आप सभी को मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप अच्छे से मेहनत करने के लिए रेडी है, और उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करो कि भैया मैं जेई और बोर्ड्स फोड़ूंगा। कमेंट करने से कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं होगा, पर तुम अपने आप से कमिटमेंट करोगे कि भाई मैंने कुछ लिखा, मैंने वर्क किया, उस पे हाथ पैर मारे और उस चीज को अचीव किया। और फिर जब तुम्हारा बहुत अच्छा एक स्कोर आएगा ना, फिर तुम उस चीज को एडिट करना, भैया मैंने फोड़ दिया। वो चीज ना तुम्हारी लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस देगी, आगे चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबतें आ जाए, कितना भी बड़ा एग्जाम आ जाए, तुम्हारे लाइफ में कितने भी चैलेंज आ जाएं, तुम कर लोगे, तुम हार नहीं मानोगे। और भाई सच बताऊं, मैंने भी एक दिन ऐसी ही एक वीडियो में कमेंट किया था कि भैया मैं आऊंगा और आई एम हेयर इन आईआईटी रुड़की। किस्मत से वो चैनल मुझे याद नहीं है, पर आप ना भूल जाओ तो इस वीडियो को शेयर कर दो अपने घर वालों को और सेव जरूर कर लो ताकि ये वीडियो मिस ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम धीरज मौर्य फ्रॉम आईआईटी रुड़की और आप सभी का स्वागत है एडू सूत्रा पर। तो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो बोर्ड्स के लिए मैं आपको बहुत सॉर्टेड बात बता देता हूँ, लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज करके चले जाओ, काफी है भाई। मतलब लास्ट के अगर तुमने 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर लिए ना अपने बोर्ड्स के लिए, भाई मतलब तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र है। 75% क्वेश्चन पेपर तुम्हारा मतलब देखा हुआ होगा तुमने, हर एक क्वेश्चन 75% क्वेश्चन तुमने देख रखे होंगे बोर्ड्स में, क्योंकि भाई बोर्ड्स में बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तुम जिस भी बोर्ड से आते हो, तुम उसके 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज उठाओ और करना चालू कर दो। सेकंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं, तो भाई सैंपल पेपर जरूर कर लेना। सैंपल पेपर से तुम्हें एक लिखने का तरीका समझ में आएगा कि तुम्हें कैसे लिखना है। एक टाइम बाउंडेशन के साथ अटेम्प्ट करना सैंपल पेपर्स, ठीक है। और स्पेशली सैंपल पेपर्स का सॉल्यूशन जरूर देखना, एनालिसिस करना। बहुत से सैंपल पेपर्स आज के दिन मार्केट में आते हैं जिसमें टॉपर्स की एक आंसर शीट होती है, तो वो भी आप जरूर देखना कैसे एक टॉपर लिखता है आंसर्स। आप लोग देखिए, एनालाइज करिए बार बार, और इतना अगर आप करके चले जाते हो तो ये काफी रहेगा। स्टार्टिंग के शॉर्ट आंसर्स में डेफिनेशंस पूछ लेते हैं, तो वो भी आप करके जरूर ही जाना भाई। एक नोटबुक बनाओ, हर चैप्टर से आप लोग सारी डेरिवेशंस लिख लो कि कौन कौन सी डेरिवेशंस है। मतलब बस टाइटल लिख लो कि ये वाली डेरिवेशन है, ये वाली डेरिवेशन है, और भाई देखते रहो, डेली देखो तुम कैसे कर रहे हैं, वो डेली देखते रहो, और डेली देखते देखते तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या अप्रोच लग रही है। अब आते हैं भाई मेन चीज के ऊपर जिसकी वजह से आपको आगे चल के कॉलेज मिलेगा। तो हाँ भाई, जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर हम लोग आते हैं। तो भाई सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो ये वाला टाइम है तुम्हारा वीक एरियाज पे काम करने का। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद अब तुम्हें क्लियर हो चुका होगा कि कहां पर तुम पीछे हो, क्या तुम लैग कर रहे हो, कौन सा चैप्टर तुम्हारा कमजोर है, किसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जैसा कौन सा चैप्टर है कि तुम्हारे आते हुए भी तुमसे सवाल नहीं बन पाए। तो अब उस पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में देखा गया है चैप्टर वाइज वेटेज कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा टफ है। क्योंकि भाई मान लो आप कोई एक एक्स चैप्टर कर लेते हो ना अच्छे से हाई वेटेज का, वो हो सकता है दूसरे शिफ्ट में उसका ज्यादा वेटेज रहा और आपकी शिफ्ट में कम रहा। तो अब भाई बहुत अनएक्सपेक्टेड है। मैंने भी हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी, काफी सारे बच्चों ने बोला था कि भैया क्लोज टू वही आया था, पर कुछ कुछ शिफ्ट्स में ऐसा देखा गया है कि उन चैप्टरों से बहुत कम क्वेश्चंस बने जो हाई वेटेज थे। तो भाई आपको सारे ही चैप्टर करने पड़ेंगे, आपको थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी ही पड़ेगी। अब जो टॉपिक्स तुम्हारे वीक है उस पर काम जरूर करना चालू कर दो। और भाई मैं तुम्हें बताऊं, अगर आईआईटी रुड़की पेपर बना रहा है ना, कुछ तो क्रेजी करेगा ही भाई।
आईआईटी रुड़की ना मतलब थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा टफ कह सकते हो तुम, ठीक है? सेकंड पॉइंट आता है टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है आपको। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि 1-2 क्वेश्चन में ऐसा हुआ होगा कि आप लोग ने ज़रूरत से ज़्यादा ही टाइम दे दिया। मतलब आपको पता ही नहीं चला कि उसमें शायद क्वेश्चन में आपने कब 4-5 मिनट लगा दिए। तो भाई अब आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा। आप एक टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए कि जितना टाइम आपको एक क्वेश्चन को देना है, उतना ही टाइम आप लोग दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए। अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, पीवाईक्यूज़। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, पीवाईक्यूज़ इज़ द की टू आईआईटी एनआईटी, ठीक है? अगर पीवाईक्यूज़ आपने कर लिए ना अच्छे से 5-10 साल के, तो भाई तुम्हारी एक चाबी है आईआईटी, एनआईटी में एंटर करने की, ठीक है? और भाई पीवाईक्यूज़ अटेम्प्ट करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। पीवाईक्यूज़ करके जब तुम एग्ज़ाम सेंटर में जाओगे ना, तो मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने ये क्वेश्चंस देख रखे हैं। कॉन्सेप्ट मतलब तुम्हारा एकदम सेम रहेगा। क्वेश्चन में बस वैल्यूज़ ही चेंज होंगी और कुछ चेंज नहीं होगा। तो पीवाईक्यू ज़रूर करके जाना भाई। तो भाई अब हम लोग आते हैं 4th पॉइंट पे, मॉक टेस्ट के ऊपर। तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि हम एक बार अपना सिलेबस पूरा कर लें, हम अपने मतलब जो टॉपिक्स हैं जो हमारे रिवीजन में छूट गए हैं वो कर लें, फिर बाद में टेस्ट देंगे। अभी टेस्ट देने का उन्हें लगता है कि अभी हम लोग के नंबर कम आएँगे, तो इस डर में वो लोग टेस्ट नहीं देते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक गलती है सारे ही जेईई एस्पिरेंट्स की। मोर देन 80% जेईई एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं। और जो मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊँ ना भाई, दिल पे हाथ रख के एक बात बोलूँगा, जो लोग मॉक टेस्ट देते हैं ना, वही लोग आईआईटी आ पाते हैं। और मेरे भाई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई तुम्हें कितना आता है, क्या नहीं आता है, तुम्हारा रिवीजन है कि नहीं। टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई तुम्हारा मान लो तुम्हारा 50% आता हो, पर वो 50% तुम्हें सही आना चाहिए। तुम टेस्ट में तुम उसका कितना इफेक्टिव निकाल पा रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। अपने जेईई मेंस के अटेम्प्ट में तुम अपना 50% मार्क्स भी लेके आ जाते हो ना, तो भी आराम से तुम्हारी 95 परसेंटाइल के आसपास आ जाएगी। 50% भी कर दो तो तुम्हारा जेईई मेंस क्रॉस हो जाएगा आराम से। तुम टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे समझ नहीं आता। टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई मैं तुम्हें कैलेंडर देता हूँ। 26 फेब तक तुम्हें 3 मॉक्स पर वीक करना है। उसके बाद 2 मार्च से 22 मार्च तक आपको 4 मॉक्स पर वीक करना है। उसके बाद भाई आप एनालाइज करिए, अपने ऊपर काम करिए, रिवीजन करिए। और भाई 30 मार्च के बाद ना भाई आपको मतलब हर एक दिन एक मॉक देना है। और भाई मॉक देने का मतलब ऐसा नहीं कि भाई वो तुम 3 घंटे बैठ गए। 3 घंटे बैठने के बाद तुम्हें 1 से 2 घंटे उसे एनालाइज भी करना होगा। और उसके बाद जरूरत पड़े तो 1 से 2 घंटे आपको उन क्वेश्चंस पे टाइम भी देना पड़ेगा जो शायद आपके अच्छे से आप उस टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पाए। तो भाई जितनी गलतियां करोगे ना उतना ज्यादा सीखोगे। तो गलती करने से बिल्कुल मत डरो। मॉक टेस्ट दो। बहुत 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 मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। और अगर भाई तुम एनालिसिस नहीं कर रहे हो ना मॉक्स का, तो तुम्हारा मॉक्स देना भी वेस्ट है, तुम्हारा जेई की प्रिपरेशन करना भी वेस्ट है। तो एनालिसिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई जितने भी नोट्स तुमने अपने 11th 12th में बनाए हैं ना, तुम उन्हें बार बार रिवाइज करो। मतलब बार बार उन्हीं को तुम मतलब देखते जाओ। इस मोमेंट में ना बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि यार हमने जो नोट्स और रिवीजन किया है उससे मतलब हमारे अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं आया। और वो मतलब उन्हें बहकाना बहुत ज्यादा आसान होता है। और बहुत सारी कोचिंग बहकाती हुई है कि आप हमारे नोट्स ले लो, ये ले लो, हमारे खरीद लो, इस तरह बेचते हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा गलत है ये चीज। उन्हें बहकाना आसान है तो वो लोग बहक भी जाते हैं और दूसरे नोट्स पे चले जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आपका होता है भाई। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। जो भी नोट्स है ना आपके पास, जिस भी कोचिंग के हैं, आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, आप उन पर रिलाय करिए। टॉपर्स नोट्स आप लोग देख सकते हो, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा अगर आपने नहीं बनाए अपने नोट्स अच्छे से। पर अगर आपने भाई अपने अच्छे नोट्स बनाए हैं तो वेल एंड गुड भाई, आप अपने नोट्स पे ही रिलाय करिए, वही बार बार पढ़िए। आप अपने ब्रेन में उतारिए जो आपके नोट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। और कोई भी आपको न्यू रिसोर्स फॉलो बिल्कुल नहीं करना है भाई। न्यू रिसोर्स अगर तुमने फॉलो कर लिया तो मतलब तुम मतलब एक तरीके से अपनी प्रिपरेशन फिर से शुरू कर रहे हो, राइट? तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन सॉल्विंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन सॉल्विंग ही है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अब मैं आपसे वो कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ जो आप लोग मुझसे पूछते हो कि भैया इज इट स्टिल पॉसिबल टू क्रैक जेई मेंस इन सेकेंड अटेम्प्ट? तो भाई अब बताओ, जो मैंने अगर आपको स्ट्रेटजी बताई अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, क्या आप लोग नहीं कर सकते हो? तो भाई ये तुम लोगों का सवाल नहीं है, ये मेरा सवाल होना चाहिए कि क्या तुम उस लेवल की मेहनत कर सकते हो? क्या तुम 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे पढ़ सकते हो मेंस सेकंड तक या एडवांस तक तुम पढ़ सकते हो कि तुम क्रैक कर पाओ? क्या तुम्हारी औकात है वो
करने की? ये होना भी चाहिए क्वेश्चन। ये मेरा क्वेश्चन है तुमसे। अगर हाँ, तो अभी के अभी जाके कमेंट करो कि भैया मैं करके दिखाऊँगा। और भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम पूरी दुनिया में पहले हो जो कर रहे हो, बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो यार? अगर बाकी लोग कर सकते हो, तुम में क्या कमी है? इन क्वेश्चन में आते हैं तो बोर्ड्स और जेईई कैसे मैनेज करें? देखो यार, अब मैं तुम्हें इसका एक जेन्युइन आंसर बताऊँ। मान लेते हैं कि तुम्हारा बोर्ड्स की प्रिपरेशन मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कैसे लिखना है उस पे ध्यान देना है। तो तुम मतलब 30-70 का रेशियो लेके चलो। 30% बोर्ड्स पे दो, 70% जेईई पे दो, ठीक है? क्योंकि जेईई पे तुम्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ओके? और बोर्ड्स में तुम 75% आराम से ला सकते हो अगर तुमने सैंपल पेपर्स कर लिए, 10 प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैंपल पेपर्स अगर तुमने कर लिए हैं और रिवीजन अच्छे से करके रखी है, डेरिवेशंस करके रखी है, डेफिनिशंस तुम्हें आती हैं, तो तुम आराम से मतलब आराम से अच्छा 80% के आस-पास स्कोर कर सकते हो बोर्ड्स में। अब मेन है तुम्हारा जेईई, तो वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहता है। तो भाई उस पे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम देना ही पड़ेगा। पर स्टिल अगर आपकी बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है और अगर आप सोचते हो कि हाँ, मैं शायद ड्रॉप ले लूँगा जेईई के लिए बट बोर्ड्स तो अभी करना ही है, 75% मुझे लाना ही है, तो आप उसे स्विच कर दीजिए। तो 70% टाइम आप बोर्ड्स को दीजिए और 30% टाइम आप लोग जेईई को दीजिए। तो आप अगर ऐसे स्ट्रेटजी से पढ़ते हो तो वेल एंड गुड। और अगर आप लोग मतलब बोर्ड्स ही चाहते हो करना तो बोर्ड्स पे 100% भी दे सकते हो। इट्स अप टू यू। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप लोग क्या चाहते हो। आते हैं हमारे फाइनल सेगमेंट के ऊपर, मिस्टेक्स टू अवॉइड। नाउ सबसे फर्स्ट है जीरो से स्टार्ट करना। तो भाई इस मोमेंट पे क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे ना, क्या सोचते हैं कि उनकी शायद प्रिपरेशन सही नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, क्रैश कोर्सेज बहुत ज्यादा बिकते हैं इस समय मार्केट में, तो वो लोग क्रैश कोर्सेज ले लेते हैं, इसका भी ले लेंगे उसका भी ले लेंगे क्रैश कोर्स, और सारे क्रैश कोर्स में पढ़ेंगे कि ये वाले चैप्टर यहाँ से पढ़ रहे हैं, दूसरा चैप्टर यहाँ से पढ़ रहे हैं। भाई अगर तुम्हारे नोट्स अच्छे से बने हुए हैं, तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करी हुई है तुमने, तो मैं बस मतलब थोड़ा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और अगर तुम लेक्चर्स देख रहे हो ना, तो यार मतलब तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, मतलब तुम्हारी 2 साल की मेहनत एकदम वेस्ट है फिर तो ये तो करना ही नहीं है मेरे भाई। तुम जिस लेवल पे हो तुम्हें काफ़ी आता है, तो उसी को तुम्हें और पॉलिश करना है। तो सेकंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं, तो सिर्फ थ्योरी और लॉन्ग लेक्चर्स को अवॉइड करना है। तो बहुत सारे बच्चे जैसे कि सिर्फ थ्योरी-थ्योरी करके चले जाते हैं, मतलब वीडियो देख रहे हैं और अपने नोट्स बना लिए, खत्म। ये कोई तरीका नहीं है पढ़ने का, ठीक है? और या तो अगर तुम लोग लॉन्ग लेक्चर्स देख रहे हो इस समय पर, तो भाई बेवकूफ हो तुम। तुम्हें पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है? तो मैं वन शॉट कर सकते हो, अगर तुम्हारा कोई भी कॉन्सेप्ट हिला हुआ है तो वन शॉट कर लो, जल्दी से जल्दी कर लो। लॉन्ग लेक्चर्स को अवॉइड करो इस समय पर। और थ्योरी, सिर्फ थ्योरी पे डिपेंड नहीं करना भाई, तुम्हें मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा डिपेंड करना है। क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करना है अभी इस मोमेंट पे तुम्हें। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो पाप है, थर्ड पॉइंट, वो है मॉक टेस्ट स्किप करना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉक टेस्ट स्किप आपको नहीं करने, क्यों नहीं करने हैं वो मैंने आपको बता दिया पीछे वीडियो में। फोर्थ पॉइंट की तरफ अगर हम लोग आते हैं, रील्स शॉर्ट्स का डिस्ट्रैक्शन। तो जैसे कि बच्चे काफी ज्यादा मतलब रील्स शॉर्ट्स और इन सब चीजों में काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। और मैं खुद भी यार मतलब रील्स और शॉर्ट्स और डेली वीडियोस कंटेंट बनाता हूँ, बट दिस इज नॉट फॉर डिस्ट्रैक्शन, दिस इज फॉर मोटिवेशन। कि आप लोग मान लीजिए आप कोई फालतू सा कंटेंट स्क्रॉल कर रहे हो, उसमें मेरी वीडियो आ जाती है मोटिवेशनल, या मेरा जो कंटेंट होता है वो मतलब ऐसे फालतू मैं नहीं बनाता, मैं बनाता हूँ जो कि आपको शायद आपके लाइफ में इंस्पायर करे। तो अगर आप ऐसा कंटेंट देख रहे हो कुछ टाइम के लिए तो इट्स ओके। मतलब ऐसा होना चाहिए कंटेंट भी आप ऐसा देखो जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, समझे? तो जिस चीज से आप अपने आप को सराउंड करते हो वैसे ही बनते हो। तो अगर आप अपने आसपास सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंप्रूवमेंट को लाते हो, तो ही आप आगे बढ़ोगे, राइट? तो हम लोग फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, न्यू रिसोर्सेज आपको नहीं करने हैं। मैंने आपको बता दिया है क्यों नहीं करना है, क्योंकि भाई मतलब ऑब्वियस है भाई कि मतलब न्यू रिसोर्सेज मतलब न्यू स्टार्ट ही करना, और नए सोर्स के ऊपर बहुत सारे बिक रहे होंगे मार्केट में। मत जाना, जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं उन पे रिलाय करो। नहीं है तो मैं आपको भेज दूंगा, मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको अभी के अभी भेज दूंगा। पर भाई कमेंट जरूर करना, उससे मुझे समझ आता है कि आप लोग क्या चाहते हो, ठीक है? और भाई लास्ट में मैं बस इतना कहूंगा कि अगले 60 या 100 दिन जो तुम्हारे पास बचे हैं ना, भाई ये तुम्हारी लाइफ की पूरी ट्रेजेक्टरी डिसाइड कर सकते हैं कि तुम शायद मतलब तुम्हारी शादी किससे होगी, तुम किस कॉलेज में जाओगे, तुम किस लेवल के दोस्त बनाओगे। हर एक चीज डिपेंड करती है तुम्हारे 60 से इन 100 दिनों में। तो अगर तुम अच्छा स्कोर करते हो, तुम अच्छे कॉलेज में जाते हो, तो तुम्हारी एक रिस्पेक्ट होगी, तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, उस कॉन्फिडेंस से तुम मतलब कहीं भी जाओगे ना, तुम एक अलग चमकोगे।
तो यार अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम मेहनत कर सकते हो, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ भाई मेहनत कर लो और मुश्किल नहीं है भाई, हो जाएगा। थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है, मैंने भी करी थी, आप भी कर लोगे। पर भाई याद रखना आगे रिग्रेट ना हो, तो इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना, इतनी ज़्यादा मेहनत करना कि कल के दिन अगर शायद तुम इस मेहनत को याद करो तो तुम्हारी आँखों में आँसू आ जाए, पर रिग्रेट के आँसू नहीं होने चाहिए, तुम्हारे खुशी के आँसू होने चाहिए कि मैंने इतनी मेहनत करी। पर वो रिग्रेट के आँसू ज़िंदगी भर तुम्हें मतलब दिमाग में प्रेशराइज़ कर देंगे कि काश उस समय मैंने मेहनत कर ली होती। तो भाई मैं बस इतना ही कहूँगा, बाकी मेहनत करते रहो यार, मेहनत करते रहो और एक दिन तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिस-जिस चीज़ के तुम हकदार हो।